हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एक बार फिर स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल बॉबी साइंस में। और देखिए, आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बनाने वाला हूं, जो तरंग, जिसका नाम तरंग है। और देखिए, तरंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए, जो आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी में आए दिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। और आज जो है तरंग का जो टॉपिक है पूर्णतः कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में कल इसके बारे में डाल चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ठीक है, तो इसमें जो शेष रह गया था उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तरंग के बारे में। और तरंग का कुछ बेसिक पॉइंट मैंने आपके लिए बता देता कि तरंग क्या है और तरंग कैसे कैसे कार्य करती है, पहली वीडियो में है। और इसके बाद में दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें मैं जो रहा है, इसमें जो भी कुछ रह गया है वो सारा का सारा कंप्लीट करने वाला हूँ तरंग से रिलेटेड। और कल की जो वीडियो बनाऊंगा वो ध्वनि पर बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद, क्योंकि ध्वनि का जो बेस है वो तरंग से स्टार्ट होता है। अगर हम तरंग के बारे में जानते हैं तभी हम ध्वनि को पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तरंग हमें आना चाहिए। इससे पहले जो वेव्स हैं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे कार्य करती हैं, और उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिसे हमें पढ़ना जरूरी होता है। सही है, तो हम जानेंगे, है ना, बिना देरी के, कि तरंग क्या होती है। देखिए, तरंग मैं बना ले रहा हूँ फिजिकली, और आप इससे समझ सकते हैं। इस तरह का एक वेव है, ये मान लीजिए एक तरंग जा रही है निकल कर। और ये मैंने कल ही बताया था कि अधिकतम विस्थापन, मतलब जो सबसे ऊंचा जो होगा ये उठा हुआ, इस पार्ट के लिए कहते हैं बाबू श्रृंग। सही है, श्रृंग होता है एक, और जो नीचे डूबा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं गर्त। ठीक है, एक गर्त। अब एक चीज़ होती है, जब ये कोई कण है, ये कण यहाँ से यहाँ तक विस्थापन कर रहा है, मतलब ये 0 पॉइंट है, और 0 से इस बिंदु तक, मान लीजिए ए बिंदु तक विस्थापन कर रहा है, मतलब अधिकतम विस्थापन किसी कण का, किसी कण का अधिकतम विस्थापन जो होता है वो बाबू आयाम कहलाता है। ठीक है, किसी कण का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। विस्थापन आयाम कहलाता है, आयाम कहलाता है। और तरंग जो तरंग की सारी जो गुण विशेषताएं होती हैं वो ज़्यादातर आयाम पर डिपेंड रहती हैं। ठीक है, तो तरंग की विशेषताएं आयाम पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो तरंग की विशेषता किस पर निर्भर करती हैं? आयाम पर भी निर्भर करती हैं। जितना अधिक आयाम होगा, इस पर लिख देंगे हम यहाँ पे, तरंग की विशेषताएं आयाम पर निर्भर करती हैं। आयाम पर निर्भर करती हैं, आयाम पर निर्भर करती हैं। ठीक, अब देखिए, आयाम मैंने भी बताया, किसी भी कण का अधिकतम विस्थापन, किसी भी कण का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। और आयाम का जो मात्रक होता है, आयाम का जो मात्रक है वो मीटर होता है। आयाम को किसे मापते हैं? मीटर में। ठीक है, तो आयाम की डेफिनेशन ये रहती है। आगे देखते हैं हम तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य की डेफिनेशन मैंने कल भी लिखवाई थी, आज फिर लिखवा रहा हूँ। तरंगदैर्ध्य क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तरंग दैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य के लिए इंग्लिश में बाबू वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ, वेवलेंथ कहते हैं इसके लिए। वेवलेंथ होती क्या है? ये मान लीजिए कोई चित्र है, और इस तरह से किसी भी तरंग के लिए, किसी कण के लिए लगा लो 1 सेकंड में, 1 सेकंड मान लो, ऐसे 1 सेकंड में चली गई दूरी, कोई तरंग जो 1 सेकंड में जितनी दूरी तय कर जाती है, कोई भी तरंग 1 सेकंड में जितनी दूरी तय कर जाती है वो उसका तरंगदैर्ध्य कहलाता है। ठीक है, इसे लिख लेंगे कि एक समय में, एक समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, तरंग द्वारा तय की गई दूरी उसकी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। उसकी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। मैंने कल ही बताया था आपके लिए।
और इसका तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक, तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक, तरंगदैर्घ्य के लिए मीटर मापते हैं। ठीक है, अब आगे आता है देखिए आवृत्ति। एक ये भी है, आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति के लिए इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मैंने कल ही बताया था कि ये कोई तरंग है और इस पर कोई कण जितनी बार, मतलब 1 सेकंड में जितनी बारंबारता कर रहा है, एक बार मतलब ये इधर गया फिर इधर, ऐसे ही मतलब जितनी बार ये कण बारंबारता कर रहा है, क्या आवागमन कर रहा है, मतलब इसी पोजीशन में कितनी बार आ रहा है, वो उसकी बारंबारता कहलाती है। ठीक है, तो एक समय में आयामों की बारंबारता, मतलब ये आयाम जो है ये इस तरह के, ये एम्पलीट्यूड जो है इसका, ये बार बार कितनी बार आ रहा है ये, तो ये क्या है, इसका आवृत्ति कहलाती है। एक समय में आयामों की बारंबारता, आयामों की बारंबारता, आयामों की बारंबारता को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तरंग की आवृत्ति कहते हैं। देखिए इसके लिए म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, इसे म्यू कहते हैं, म्यू है ना। आप म्यू से भी लिख सकते हैं इसके लिए, और एफ से भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है किसी से भी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो तरंग की जो ऊर्जा होती है, किसी भी तरंग की ऊर्जा जो होती है वो ई बराबर जो होती है वो एन के अनुपाती है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी के, कि जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतनी ज़्यादा उसकी तरंगदैर्घ्य, मतलब उसकी उतनी ही आवृत्ति होगी, जितनी कम ऊर्जा उसकी उतनी ही कम आवृत्ति। मैंने कल इसके बारे में आपके लिए बताया भी था, तरंग अलग अलग करके तरंग के बारे में बताया था, कॉस्मिक रे, गामा रे, है ना, इस तरह से अलग अलग मैंने किरणों के लिए बताया था किस किरण की कितनी ऊर्जा होती है। अब देखिए इसका सूत्र क्या हो जाता है, कभी कभी इससे निकालने के लिए आ जाती है, आवृत्ति निकाल कर बताइए तो क्या हो जाता है इसका, कि कंपनों की संख्या बटे में क्या होता है, समय, कि एक समय में कोई भी वस्तु या कोई पिंड कितने कंपन कर रहा है, उससे उसकी आवृत्ति का पता लगा लेते हैं। मैंने कल भी एक एग्जाम्पल लेकर बताया था और आज फिर बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक ढोल है और एक ढोल को मान लो बजाया जा रहा है, और इस ढोल के जो कंपन है 1 सेकंड मतलब 10 सेकंड में वो 1000 बार कंपन करता है, 1000 बार कंपन करता है। उसकी कंपनों की संख्या कितनी है, 1000 बार कंपन कर रहा है, तब उसकी आवृत्ति क्या होगी, तब उसकी आवृत्ति क्या होगी, ये कई बार पूछा भी गया है ना, आवृत्ति क्या होगी। अब मैं आपके लिए बताऊं इसमें कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ये मान लीजिए इसमें कंपनों की संख्या दे रखी है 1000, है ना, कंपनों की संख्या 1000 है, यहाँ पर 1000 कंपन 10 सेकंड लगा रहा है, तो उससे हम उसकी आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। बोले तो 100, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, मैंने कल ही बताया था कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं। सही। अब देखिए आवृत्ति में और भी क्या क्या, मतलब एक अलग ये होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर, दिमाग ऐसे चल रहा है आज हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय, सूत्र आप सबने पढ़ा होगा। दूरी के लिए लैम्डा से डिनोट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, दूरी जो क्या है, तरंगदैर्घ्य, दूरी के लिए तरंगदैर्घ्य है यहाँ पर, और समय जो है यहाँ पर मतलब सेकंड है, तो टी लिख देंगे इसके लिए, और चाल बराबर यहाँ पर जो चाल है उसे डी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से मान लिया अपने आप में। अब सॉरी स्पीड है ना, ये तो डिस्टेंस है ये स्पीड। ठीक है, स्पीड बराबर, अब मैं यहाँ पर लैम्डा बराबर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, एस गुणा टी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा लैम्डा बराबर एस गुणा टी। इस तरह से आप इतने को याद रखिए। अब इसमें टी जो वो क्या है, आवर्तकाल है। ठीक है, यहाँ पर टी आवर्तकाल है, इस बात के लिए याद रखिए। किसी भी जब किसी की चाल बढ़ती है, मान लो किसी की चाल ज़्यादा है तो उसमें समय कम लगता है, और समय में चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये आप जानते होंगे कि मतलब अगर दूरी फिक्स है, अगर दूरी के लिए फ़िक्स कर दूँ मैं, मान लो ये 10 मीटर की डिस्टेंस है, तो 10 मीटर की डिस्टेंस के लिए कोई व्यक्ति, मान लो समय दोनों के लिए समान है, मतलब सॉरी दूरी समान है इस कंडीशन में। एक नए पेज को बताऊँ मैं, ये 100 मीटर की डिस्टेंस है, और 100 मीटर की डिस्टेंस के लिए ये दो व्यक्ति हैं, मतलब A1 व्यक्ति है और एक A2 व्यक्ति, और इन दोनों के लिए जो है ये दूरी
समान है ना। अगर ये वाला जो व्यक्ति है A1 की चाल है, ये मान लो 10 किलोमीटर सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, और A2 की चाल है 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये मान लो अगर ये जो चाल दे रखी है, दोनों की चाल, ये हमेशा क्या होती है, टाइम के रेसिप्रोकल होती है, मतलब उल्टी होती हैं। तो A1 और A2 जो बराबर होएगा वो T2 रेशियो T1 के होएगा। इस तरह से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये जो है, अगर हम मतलब जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो कम समय लगाएगा, है ना। जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो कम समय लगाएगा इस दूरी को कवर करने में, और जिसकी चाल कम होगी वो ज़्यादा समय लगाएगा। तो ये बात मैं आपको पीछे बता रहा था। अब टी जो था वहाँ पर वो क्या था, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल हम पढ़ेंगे। आवर्तकाल क्या है, देखो एक कंपन को होने में लगा समय, एक कंपन को होने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। कोई कंपन हो रहा है, मान लीजिए एक समय में जितने कंपन हो जाएगा वो कहलाएगा आवर्तकाल, और समय जो होता है वो आवृत्ति के विकर्णपाती होता है, सही है। तो टी बराबर जो था यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अपने आप में कि टी बराबर जो हो जाएगा वो 1/f हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपके लिए एक सूत्र बताया था, उसमें सूत्र के लिए पुट कर देंगे। ये मान लीजिए कि डी बराबर था एस गुणा टी, यही था ना। और यहाँ पर टी यही आवर्तकाल है, और इसकी जगह पर मैं पुट कर दूंगा टी की जगह 1/f, डी बराबर एस गुणा डी बराबर मतलब एस तो ऐसी रह गई, एस गुणा टी की जगह मैंने 1/f कर दिया। और एफ कहाँ पर, एफ क्या है यहाँ पर बाबू, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी बोले तो ये इसकी आवृत्ति है, यहाँ पर ये आवृत्ति को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डी बराबर एस गुणा टी, और यहाँ पर ये मैंने ये सूत्र इसकी जगह आवर्तकाल की जगह लिख दिया है। तो यहाँ से मुझे एक नया सूत्र मिल जाएगा, यहाँ से एक नया जो व्यंजक मिलेगा वो क्या मिलेगा, S/F, ठीक। और ये डी जो यहाँ पर क्या है, लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या हो जाता है, S/F, सही है। तो इस तरह से हम इसके लिए निकाल सकते हैं। अब कभी कभी देखिए तरंग दैर्ध्य दे रखी होती है तो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तब हमसे उसकी चाल पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो इस सूत्र के लिए आप याद रखेंगे। अब देखिए तरंग जो है, तरंग दो प्रकार की तरंग और होती हैं। तरंगे जो हैं, जो ध्वनि तरंग, मैंने अभी तुम्हें यांत्रिक तरंगें पढ़ाई थी, पहले मैंने बताया था आपके लिए तरंग, और कल जो मैं वीडियो में पढ़ाया था मैंने तरंग जो थी दो प्रकार की बताई थी। नंबर 1 तरंग मैंने बताया था यांत्रिक तरंग, और दूसरी बताई थी मैंने आपके लिए विद्युत चुंबकीय तरंग, तो मैंने विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में तो क्या कहते हैं, मैंने इन दोनों के बारे में बता दिया था। लेकिन यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार की होती हैं, और यांत्रिक तरंग के लिए हम लिखेंगे, यांत्रिक तरंग में ध्वनि तरंग आती है, और ये तरंग जो है ध्वनि तरंग में, मान लीजिए आप पढ़ते होंगे तरंग में अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ये मिटाएं। हम मतलब तरंग के दो तरीके और पढ़ते हैं कभी, वो कैसे पढ़ते हैं वो बताऊंगा, उसमें क्या होता है वो इसमें भी मैं बढ़ाऊंगा आपके लिए। सिर्फ आप इस पे ध्यान दें फिलहाल में कि तरंग जो है वो दो रूप में और पढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे इस वाले में कि ये क्यों ना बता रहे। तो नंबर 1 देखिए अनुदैर्ध्य तरंग, एक तो होती है अनुदैर्ध्य तरंग, और एक होती है नंबर दूसरी अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में क्या फ़र्क है, ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ। कि मान लीजिए कि ये एक कोई भी युक्ति है, कोई डिवाइस, या मान लो कोई भी सरफेस है जिस पे क्या कहते हैं ध्वनि गमन करने वाली है। ये मान लीजिए वायु है, ये कोई वायु और वायु के कण है, इसमें ये कोई बॉक्स है और बॉक्स टाइप में वायु के कण है। ये मान लीजिए यहाँ से कोई ऊर्जा है, ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। मतलब हमेशा याद रखना कि ध्वनि हो या कोई भी हो, किसी फॉर्म में हमेशा ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, कण कभी स्थानांतरित नहीं होते हैं। तो देखो कि जब ये ऊर्जा गई तो इसने इसे ऊर्जा दी होगी, इस वाले कण ने, मान लीजिए कण पहला है दूसरा, तो इसने इसे ऊर्जा दी, और इस वाले दूसरे वाले कण ने इस वाले कण के लिए ऊर्जा दी, ये इसने ऊर्जा दी इसके लिए, और इस तरह से ऊर्जा दे देकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कण आगे नहीं बढ़ रहे, केवल ऊर्जा आगे बढ़ रही है, इस तरह से मान लीजिए। तो जब क्या कहते हैं जो कण है, जो ये कण है किसी माध्यम के कण ऊर्जा के
ऊर्जा के अनुदिश कंपन करने चाहिए, मतलब अनुदिश इसके साथ साथ इसके जिस दिशा में ऊर्जा चल रही है उसी दिशा में कण चलने चाहिए। जिस दिशा में ऊर्जा चल रही है उसी दिशा में कण भी चलने चाहिए। तो वो क्या कहलाती है, उससे अनुदैर्ध्य कहते हैं। उसे कौन सी तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। कब कहेंगे कि ये बात आप मतलब नोट करके लिख लेंगे, मैं आप इसमें नोट लिखा दूँ। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, और ये पूछा भी गया है एग्जाम में, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। यहाँ पर आप हेडिंग डालकर लिखेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। इसमें लिखेंगे जब माध्यम के कण, जब माध्यम के कण उसी दिशा में कंपन करें, उसी दिशा में गमन करें, मतलब उसी दिशा में आगे बढ़ें, उसी दिशा में गमन करें जिस दिशा में ऊर्जा गमन कर रही है, जिस दिशा में ऊर्जा जाती हो, है ना, जिस दिशा में ऊर्जा आगे बढ़ रही है, ऊर्जा आगे बढ़ रही हो, तब उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं ना, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ये आप नोट करके लिख लेंगे। इसमें क्या होता है, अनुदिश और आगे, मतलब ये आप समझ रहे होंगे कि जिस दिशा में ऊर्जा चल रही है उसी दिशा में कण भी आगे की ओर चलनी चाहिए, और कण हमेशा कभी आगे नहीं बढ़ते, ये ध्यान रखना। कण क्या करते हैं, ये ऊर्जा इसे देने के बाद ही वापस इस अवस्था में आ जाते हैं, और कोई भी कण जब आगे बढ़ा और उसकी अवस्था में वापस आ जाए तो ये क्रिया क्या कहलाती है, वो प्रतिआस्था कहलाती है। प्रतिआस्था आप पढ़ते होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, बोले तो 11वीं में ये है। ठीक है, प्रतिआस्था क्या कहलाती है, वो गुण जो मतलब रबड़ आप देखते होंगे, रबड़ बैंड के लिए रबड़ आप खींचने के बाद वो उसी अवस्था में वापस आ जाती है। तो वो किस अवस्था में अपनी वापस आ जाती है, जिस अवस्था में कितने % अपनी वापस आती है, वो उसके प्रत्यास्था गुण कहलाता है। तो ये कण जब क्या कहते हैं, इसे जाएगा यहाँ पर और इसे वापस फिर इस अवस्था में आ जाएगा इसे ऊर्जा देने के बाद। सही है, और इस क्रिया में क्या होगा, थोड़ी ऊर्जा की हानि भी होती है। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखें कि कण क्या कर रहे हैं, जो ऊर्जा है ऊर्जा की ही दिशा में कंपन कर रहे हैं, बोले तो अनुदिश कंपन करें तो ये क्रिया कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। और अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी तरंग होती है, तो ध्वनि तरंग जो होती है, हमेशा याद रखेंगे, ध्वनि तरंग जो होती है, ध्वनि तरंग कैसी है, अनुदैर्ध्य तरंग। इसे नोट करके लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी गया है। इसके बाद दूसरा गुण पढ़ते हैं हम तरंग का, प्रतिआस्था, मतलब सॉरी प्रतिआस्था याद आ रहा है। दूसरा गुण इसका क्या होता है, अनुप्रस्थ, है ना, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, जब माध्यम के कण, जब माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत बोले तो 90 डिग्री, है ना, लंबवत में क्या हो जाता है, 90 डिग्री कंपन करते हैं, तब तरंग कौन सी तरंग बन जाती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। तो आप याद रखना, उसमें क्या हो रहा था, उसमें अनुदिश कंपन कर रहे हैं, मतलब जिस दिशा में ऊर्जा आगे बढ़ रही है उसी दिशा में तरंग आगे बढ़ रही होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब आगे ना बढ़कर लंबवत ऊपर की ओर, कभी नीचे की ओर, कभी ऊपर की ओर, कभी नीचे की ओर, मतलब इसमें देखो किस प्रकार की तरंग प्राप्त होती है। उस वाली जो तरंग होती है, इस वाली तरंग में जो तरंग का रूप जो होता है वो किस इस प्रकार के स्ट्रक्चर में प्राप्त होती है। इस वाली तरंग में इस तरह से हमें तरंग इस तरह से प्राप्त होती है, लेकिन इस वाली तरंग में जब ये लंबवत कंपन करते हैं तो हमें इस तरह की तरंग ना प्राप्त होकर कुछ इस तरह से तरंग प्राप्त होती है। सही है, इस तरह, क्योंकि लंबवत कंपन करने कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस प्रकार तरंग क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग के जो उदाहरण है वो क्या है, प्रकाश तरंग। ठीक है, प्रकाश की तरंग हमेशा किस तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, प्रकाश तरंग। सही है, और भी इसके जो उदाहरण है वो मैं आपके लिए जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे हम इसमें, तब मैं आपके लिए बताता चलूँगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन इसे पूछे जाते होंगे। इसके बाद देखिए
के ये तो हम पढ़ चुके हैं। सभी तरंगें क्या होती हैं, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें, जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होंगी वो क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें, देखिए जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो क्या है, सही विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, ये बात आप नोट कर लिख लेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज ये टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया। कल जो है नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि जो है साउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे मिस ना करें। कल आप जरूर इसे मतलब ज़रूर से ज़रूर इसे देखने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर साल RRB ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए इतनी काफ़ी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।